बच्चों, आज मैं अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था और बाजार व्यवस्था के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना की स्थापना की और उसको किस तरह से अनुशासन में रखा, उसकी सुविधा के लिए क्या क्या इंतजामात किए, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उसने घोड़ों की दागने की प्रथा शुरू की थी, उसके सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। साथ ही राजधानी में हमेशा सेना रखी ताकि वो उसकी सेवा में उपस्थित हो सके। तो ये कार्य किसने किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे पहला उसकी क्यों आवश्यकता हुई विशाल सेना की? उसे साम्राज्य विस्तार और मंगोल संकट को टालने के लिए उसे विशाल सेना की आवश्यकता थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। तो उसमें क्या क्या सुधार किए? सबसे पहला सुधार क्या था कि विशाल स्थायी सेना की नींव डाली। विशाल क्यों डाली? जो हमेशा राजधानी में उसकी सेवा के लिए उपलब्ध रहे, मतलब उसके लिए उपलब्ध रहती थी। सबसे पहली व्यवस्था इसने की। फिर दूसरा उसने क्या किया कि सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की, जिसमें उनकी भर्ती सीधे मंत्री द्वारा की जाती थी। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक के लिए 234 टन का वार्षिक और 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक के लिए 322 टन का वार्षिक वेतन उसके द्वारा तय किया गया। उन्हें सैनिकों को सारी सामग्री किसके द्वारा? अस्त्र शस्त्र अन्य सामग्री सरकार के द्वारा दी जाती थी। और जो नए सेना में भर्ती होते थे उनके जो ट्रेनिंग दी जाती, प्रशिक्षण दिया जाता था, उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। और जो पदोन्नति होती थी सुल्तान स्वयं करता था। और भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखने की परिपाटी उसने शुरू की। ठीक है। इस प्रकार घोड़ों की दागने की प्रथा भी शुरू की गई ताकि अच्छे घोड़ों को न बदल सके। मतलब घोड़ों को दागने की, घोड़ों पर क्या स्टैंप लगाया जाता था क्या कि ये घोड़ा किसका है, ये पता रहता था। इनको बदला, अच्छे नस्ल के घोड़ों को बदल नहीं सकते कि ये घोड़ा सेना का है और अलाउद्दीन की सेना का है, ताकि घोड़ों को बदला नहीं जा सके। सेना के संगठन के लिए साज सज्जा अनुशासन के अलाउद्दीन अधिक ध्यान देता था। मतलब कि सेना किस तरह से संगठित रहे, उसकी साज सज्जा कैसे उससे की जाए, इन चीज़ों का बहुत ध्यान देता था। फरिश्ताने के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। किसी भी इतिहासकार ने पदाती सैनिकों की संख्या उल्लेख नहीं किया, परंतु वह निश्चय ही घुड़सवारों से अधिक रही होगी। मतलब उसकी पैदल सेना भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका उल्लेख किसी ने नहीं किया उसकी घुड़सवारों की सेना का, क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना अत्यधिक मजबूत थी। पदाती सेना तो नेचुरल हर सुल्तान के पास होती थी, तो पदाती सेना तो ज़्यादा रही होगी, लेकिन घुड़सवार सेना भी उसकी बहुत अच्छी थी। मंगोलों की रोकथाम के लिए उसने नए दुर्ग भी बनवाए, पुरानों की मरम्मत करवाई। मतलब मंगोलों की जो आक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने नए दुर्ग बनाए, पुरानों की मरम्मत कराई। उस सुल्तान को जो शानदार सफलताएं मिलती, उसका क्या कारण था? उसकी सैन्य व्यवस्था। मतलब उसकी सेना व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सेना को कम दामों पे सामान उपलब्ध कराना शुरू किया, अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए, नगद वेतन देना शुरू किया, घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू। तो उसने सेना को इतना मजबूत बना लिया कि जो सफलताएँ मिली उसको सेना की वजह से ही उसको मिली। दूसरा है उसकी बाजार व्यवस्था। तो सुल्तान द्वारा लागू की बाजार व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों को लेकर काफ़ी, मतलब इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है कि उसके क्या बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार व्यवस्था के पीछे उसका क्या कारण था। तो इसमें इतिहासकारों का एक मत नहीं है। उन्होंने बताया कि विशाल सेना रखने सैनिकों को नगद वेतन से राजकोष पर भारी दबाव पड़ा, अतः सैनिकों को कम वेतन दिया गया, परंतु उनका जीवन आराम से गुजर सके इसके लिए दैनिक उपयोगी वस्तुओं को भाव निर्धारित करने के लिए दिए गए। मतलब ये कहा जाता है कि जब उन्होंने विशाल सेना रखी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, तो किसका? राजकोष पर भारी दबाव आ गया। तो उसने सैनिकों का वेतन किया, परंतु उनका जीवन आराम से गुजर सके इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भाव निर्धारित किए, ताकि सैनिक सस्ते दामों पर सामान खरीद सकें। डॉक्टर UN डे ने दूसरा उद्देश्य बतलाया कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी से विभिन्न साधनों के प्रयोग से व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी से विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना था। मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि UN ने क्या उद्देश्य बताया कि व्यापारिक वर्ग द्वारा चालाकी से जो साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की थी उसको रोकना था, सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना था। मतलब जो सामान्य मूल्य थे उनको कम करना था। ये किसने कहा है? UN डे ने। तो इसका क्या उद्देश्य माना गया है कि
बाजार व्यवस्था पर क्या उद्देश्य माना जाए कि जो राजकोष पर सैनिकों की नगद वेतन और विशाल सेना का जो भार आ रहा था उसको कम करने के लिए उसने सैनिकों को कम वेतन दिया और उनका जीवन आराम से चल सके उसके लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भाव उसने निर्धारित कर दिया गया। दूसरा यह भी माना जाता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारिक वर्ग द्वारा चालाकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था। मतलब जो व्यापारी वर्ग चालाकी से जो मूल्यों की वृद्धि करती उनको रोकना था। परंतु कुछ लोग इसका कारण सुल्तान का मानवीय उद्देश्य भी बताते हैं। उनके अनुसार सुल्तान अपनी जनता की भलाई के लिए उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता था। कुछ लोग इसका कल्याणकारी उद्देश्य भी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कल्याणकारी उद्देश्य भी था। वो चाहता था कि है ना जनता की भलाई हो और जनता को उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके। परंतु अलाउद्दीन जैसे निरंकुश व शोषक व्यक्ति से जनता की भलाई की अपेक्षा करना निरंतर, मतलब कई लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन की जो नीतियाँ थी, अलाउद्दीन का जो नेचर था उसके अनुसार तो निरंकुश व्यक्ति के तो जनता की भलाई का तो हो ही नहीं सकता। तो केवल एकमात्र ये माना जाता है कि सेना के लिए उसने बाजार व्यवस्था की और बाजार भाव नियंत्रित किए उसने, है ना। विशाल सेना और सैनिकों को नकद देने में जो राजकोष और भारी उसको कम करने के लिए उसे बाजार भाव को नियंत्रित किए। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने नई बाजार व्यवस्था को लागू किया था। नई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं अनाज, दालें, तिलहन, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास दासी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, मांस, मछली, साग सब्जियों के भाव साधारण बाजार दर की से कम निश्चित किए। मतलब उसने क्या किया, नई बाजार व्यवस्था में क्या किया, दैनिक जीवन में जो अपने उपयोग में आती हैं उन वस्तुओं के बाजार की दर से भाव निश्चित किए। तो उनमें क्या क्या आने लगे, अनाज हो गए, दालें हो गए, तिलहन, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास दासी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, मांस, सभी वस्तुओं के क्या किया उन्होंने साधारण बाजार की दर से निश्चित कर दिए उन्हें भाव। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार कायम कर दिए गए। किसी भी कारणवश राजधानी के निवासियों को उपभोक्ता वस्तुओं के संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशाल सरकारी गोदाम बनाए गए जिनमें आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में संग्रह किया गया। मतलब उसने क्या किया, गोदाम बनाए गए ताकि आवश्यक विशाल सरकारी गोदाम बनाए गए जिसमें आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में संग्रह किया गया और राजधानी के निवासियों को वस्तुओं का संकट का सामना न करना पड़े। और संकटकालीन स्थिति में कौन सी वस्तुएं किस अनुपात में वितरित की जाएंगी, इसकी व्यवस्था भी पहले से कर ली गई, जो आजकल राशन पत्ती से मिलती है। मतलब आजकल जो अपनी सरकार द्वारा राशन पत्ती चलाई जाती है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही इसकी मध्यकाल में इसका प्रचलन कर दिया था। मतलब जो राशन व्यवस्था उससे मिलती जुलती है, मतलब उसने कि किसको किस अनुपात में वितरित की जाएगी इसकी व्यवस्था भी उसने कर ली थी। अनाज की व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए। मतलब जो खालसा भूमि थी ना, अनाज की जो व्यवस्था थी उसके प्रति उन्होंने विशेष ध्यान दिया। खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में अनाज व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए गए। राजधानी के आसपास क्षेत्रों की भूमि सभी किसानों से जींस के रूप में लगान लिया जाने लगा। किसानों से ली जाने वाली जींसों के भाव भी तय कर दिए गए। अनाज खरीदने का काम केवल परमिटधारी व्यापारियों को ही सौंपा गया। मतलब अनाज कौन खरीद सकता था, जिनके पास परमिट थे वही व्यापारी अनाज खरीद सकते थे। किसानों के जींस के रूप में लगान लिए जाने लगा। खालसा भूमि में के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली की जाने लगी और किसानों को जो जींसों के भाव भी तय कर दिए। किसानों से ली जाने वाली जींसों के भाव भी तय कर दिए गए और जींस के रूप में लगान लिया जाता था। अनाज खरीदने का काम केवल परमिटधारी व्यापारी, मतलब परमिट जिसके पास होगा वो व्यापारी अनाज खरीद सकता है और अन्य किसी व्यक्ति को किसानों से अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी। मतलब केवल व्यापारी ही अनाज खरीद सकते हैं, उसके बाद वो जनता तक जाएगा। तो ये व्यवस्था उसने कर रखी थी। अन्य किसी व्यक्तियों को सीधे किसानों से अनाज खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। और खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए गए थे। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की भूमि सभी किसानों से जींस के रूप में लगान लिया जाने लगा। तो किसानों से ली जाने वाली जींसों के भाव भी तय कर दिए गए। अनाज खरीदने का काम केवल परमिटधारी व्यापारियों को सौंपा गया था। साधारण कोई भी व्यक्ति किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीद सकता था। दूर स्थानों से राजधानी में अनाज लाने का काम बंजारों को राजधानी के पास ही बसा दिया गया ताकि कम मुनाफे के कारण वे लोग इस काम को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। मतलब कहाँ क्या, राजधानी के पास से किसको दूर स्थानों से क्या कौन लाता था, बंजारे अनाज लाते थे। तो उन्हें क्या किया, राजधानी के सहारे ही बसा दिया गया। दूर स्थानों के राजधानी में अनाज लाने का काम बंजारे को दिया गया ताकि कम मुनाफे के कारण लोग इस काम को छोड़कर नहीं जा सकें।
उन्हें राजधानी के पास ही बसा दिया गया। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी, उन्हें राज्य की ओर से ऋण दिया जाता था। मतलब व्यापार करने के लिए व्यापारियों को ऋण दिया जाता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था। सभी वस्तुएं निर्धारित भाव पर बेची जा रही थी। सही तोल और माप कर दी जा रही थी। इसकी जांच पड़ताल सुल्तान स्वयं करता था। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाता था। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था करी उसने। क्या करता था, सारा नियंत्रण वही देखता था। मतलब सही वस्तुओं की निर्धारित भाव में बेची जा रही है, इसका निरीक्षण कौन करता था? सुल्तान स्वयं करता था। सही तोल और माप पर दी जा रही है नहीं जा रही है, इसकी जांच पड़ताल कौन? स्वयं करता था। इसके लिए वो क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाया करता था। तो अपन इस छोटे बच्चों को बाजार में जैसे पता चल जाएगा कि अगले आदमी ने सही दिया गलत दिया, तो सुल्तान स्वयं इसकी जांच करता था। यदि कोई व्यापारी अथवा दुकानदार बेईमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। मतलब कोई भी व्यापारी अगर बेईमानी करता था तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। कम तोलने वाले दुकानदारों को उसी मात्रा में उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। सुल्तान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस संपूर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। मतलब कम तोलने वाला होता था ना दुकानदार, उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी बेईमानी करने की। सुल्तान के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संपूर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करने का भी अधिकार। जो संपूर्ण व्यवस्था बाजार नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि जो कि तोल और माप के नियम तय किए गए, राशन पद्धति लागू की गई, बाजार भाव निश्चय, इनको परिवर्तन करने का अधिकार केवल सुल्तान को ही था। अकाल के दिनों में जब अनाज मंडी के सबसे बड़े अधिकारी सहनाए मंडी के गले के दाम में थोड़ी सी वृद्धि की बात कही तो सुल्तान उसी समय बाजार में ही उसे कोड़े मारे जाने की सज़ा दी जाती थी। मतलब अकाल के दिनों में अनाज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सहनाए मंडी। और यदि वह कहता था कि थोड़े से दामों में गले में वृद्धि की जाए तो उसी को बाजार में ही उसे कोड़े मार जाने की सज़ा दी जाती थी। अपनी संपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुल्तान ने प्रत्येक बाजार के लिए अनेक पृथक अधिकारी नियुक्त किए। प्रत्येक बाजार में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। इस व्यवस्था को केवल राजधानी उसने क्या किया? गुप्तचरों का जाल बिछाया, क्योंकि कोई भी व्यवस्था लागू करते हैं तो उसके लिए उसके पीछे एक एजेंसी होना जरूरी है। तो उसने संपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त किए। साथ ही अपने जो एजेंट्स गुप्तचर थे उनका जाल बिछा दिया गया ताकि उसकी बाजार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस व्यवस्था को केवल राजधानी उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही लागू किया या समूचे साम्राज्य में लागू किया? इस प्रश्न पर इतिहासकारों मतलब उसने इस व्यवस्था को केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र को या संपूर्ण साम्राज्य पर लागू किया? इसमें इतिहासकारों में आपसी मतभेद है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि राजधानी और उसके आसपास लागू, कुछ लोग बोलते हैं संपूर्ण साम्राज्य में उसने लागू की। तो लोगों के इतिहासकारों के अलग अलग इसमें व्यूज हैं, मत हैं। डॉक्टर के.एस. लाल ने अनेक तर्क देकर सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह व्यवस्था केवल राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। तो के.एस. लाल जो कि इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उसने जो व्यवस्था लागू की केवल राजधानी उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यह बात दूसरी है कि इसके परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों पर भी प्रभाव, मतलब राजधानी में लागू की तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? देश के अन्य भागों पर भी पड़ा। सुल्तान अपने उद्देश्यों में सफल रहा। इतिहासकार बर्नी ने भी लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु पर्यंत वस्तुओं के भाव एक जैसे ही बने रहे। मतलब देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, उसने कितना मैनेजमेंट किया कि बाजार उसकी मृत्यु तक बाजार भाव मूल्य नियंत्रण लगा रहा, बाजार की व्यवस्थाएं बनी रही। डॉक्टर के.एस. लाल लिखा है कि इसकी सफलता भावों को कम करने में उतनी नहीं जितनी कि एक लंबे समय तक भावों को नियंत्रण में रखने में है। उसके समय की परिस्थितियां, विशेषकर मंगोलों के निरंतर आक्रमण और साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए सैनिक अभियानों को देखने से अलाउद्दीन की सफलता का महत्व और भी बढ़ गया। मतलब अपन किसी चीज़ की भावों को निर्धारित करते हैं, वो नहीं है वो कितने समय तक प्रभावी रहती है, उसकी सफलता उस पर निर्भर करती है। और उसके समय की जो परिस्थितियाँ थी, विशेषकर मंगोलों के निरंतर आक्रमण, साम्राज्य विस्तार के लिए जाने सैनिक अभियान, तो उसकी सफलता का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब हम उसकी व्यवस्था के दूसरे पहलू को लेते हैं। इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब उसकी बाजार व्यवस्था थी, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब अपन दोनों पहलू देखेंगे ना कि एक पॉजिटिव और दूसरा जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि उसकी बाजार व्यवस्था से जनता के किसी वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा। मतलब
इसका नेगेटिव, इसका अपन विश्लेषण करेंगे तो इसका दूसरा पॉइंट भी अपन को बताना पड़ेगा। एक तो ये तो बता दिया कि उसने बाजार भाव नियंत्रण किए, लंबे समय तक रहे, उसके समय सफल रहा, ये चीज़ें अपन इसके उसकी मृत्यु तक बाजार भाव नियंत्रण रहे। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा कि उसकी जनता पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे अधिक क्षति किसको उठानी पड़ी? किसानों को, जिन्हें अपनी कुल उपज का कुल 75% सरकारी करों के रूप में अदा करने के लिए। तो सबसे बड़ी मार किस पे पड़ी? किसान पर पड़ी। वो अपनी उपज का 75% भाग किसको देने के लिए विवश हो गया? सरकार को देने के लिए कर के रूप में विवश हो गया। बची हुई उपज की निर्धारित मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। मतलब 75% उसकी उपज तो किस में चली जाती थी? सरकारी करों के रूप में उसे चली जाती थी, और बचा हुआ 25% उसे तय मूल्यों पर बेचना पड़ता था। परंतु गांव के इन किसानों के दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की। मतलब उनसे तो नियत तय मूल्य पर वो लेते थे अनाज कर, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उनके निश्चित मूल्यों पर उनको सामग्री उपलब्ध हो सके। हाथ से सामान तैयार करने वाले कारीगरों को भी इससे कोई लाभ, जो हाथ से सामान बनाते थे कारीगर, उनको भी इसके कोई लाभ नहीं, क्योंकि उन्हें नामात्र के मुनाफे पर निर्धारित मूल्य पर अपना सामान, तो जब कारीगर हाथ से बनाते थे उस सामान को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता था, इसलिए उसे नामात्र का मुनाफा होता था। व्यापारी तथा दुकानदार वर्ग को इस प्रकार की व्यवस्था से संतोष मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब सैनिक वर्ग को भी विशेष संतोष नहीं मिला, क्योंकि उनके वेतन बहुत कम, सैनिक वर्ग क्या किया, वेतन कम कर दिए, इसलिए उनमें भी असंतोष हो गया। और व्यापारी वर्ग को भी इससे कोई लाभ नहीं मिला। कुल मिलाकर उसकी व्यवस्था जनहित में नहीं माना जाता। तो इस तरह से ये उसकी बाजार व्यवस्था की, उसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसने बाजार की जो वस्तुओं के भाव निर्धारित किए, और उसने जो नाप तोल की व्यवस्था को नियंत्रित किया, और बाजार को नियंत्रण करने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की। अनाज मंडी में जो भी बड़ा अधिकारी होता था, वो जो से वृद्धि की बात करता था उसे कोड़े मरवाए जाते थे। वह साथ ही खुद नियंत्रण करता, निरीक्षण खुद के द्वारा किया जाता था कि कौन सही दामों में बेच रहा है, उचित सामान दे रहा है नहीं दे रहा है। इन सब की जांच स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन की सैनिक व्यवस्था और बाजार व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाते हैं। बच्चों, ये आज मैंने आपको यहाँ तक